बहुत बार पेरेंट्स ज़्यादा हड़बड़ी में आते हैं, उनका बस चले तो उसको 10 साल के उम्र में ये मुजफ्फरपुर का डीएम बना के बिठा देगा। ठीक है, 12th में आप परफॉर्म, आपको 12th में मान लीजिए 98% मार्क्स आ गया। आगे अब बताइए उस 98% मार्क्स का आप करेंगे करेंगे क्या? मतलब लोग, तुम देखो कि जब बिहार से लोग जाता है सबसे पहले वो इतना फैसिनेट हो जाता है, सबसे पहले हमसे मैं पे आता है। देश का दुर्भाग्य ये बोलो कि यहाँ पर अगर तुमको हिंदी नहीं आया तो चलेगा, पर अगर इंग्लिश नहीं आएगा ना तो तुमको दिक्कत हो। हेलो, वेलकम टू फ्लाइंग किट्स। मैं डॉक्टर अजय और मैं डॉक्टर श्रुति। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट निशांत प्रकाश, जो कि नेशनल रेप्यूट के टीचर हैं और सुपर 30 ऑफ क्लैट एजुकेशन के लिए फेमस हैं। आपको बता दूं कि एनईपी के मेंबर हैं असम से और बेसिकली ही इज़ फ्रॉम मुजफ्फरपुर। सो मोस्ट वेलकम निशांत। So good to connect both of you. निशांत, सबसे पहले तो ये लॉ कैसे हुआ, लॉ में आना, लॉ क्यों किए? लॉ क्यों किए? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। मतलब 2004 में आई डिड माई 12th। उसके बाद उस वक्त कोई लॉ करता नहीं था। मतलब दिस वाज अ करियर चॉइस जो सबसे नीचे पायदान पे आता था। मतलब जब आप क्या होता था उस साइंस और कॉमर्स छोड़ रहे हैं तो आर्ट्स ले लीजिए। साइंस कॉमर्स फिर आर्ट्स था। मतलब मुझे याद है जब 10th के बाद हम लोग 11th में आए थे तो ह्यूमैनिटी सेक्शन एक तो हो, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज को शायद आर्ट्स बोलते हैं। ये आर्ट्स हम लोग वहाँ सुनते नहीं है दिल्ली में, ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज को यहाँ आर्ट्स बोलते हैं। और मतलब हम अब ऑब्वियसली रिलेट, तो उस वक्त कोई आर्ट सेक्शन में होता ही नहीं था, उस वक्त सब साइंस होते थे। तो कुछ कैटेगराइजेशन ऐसा था कि अगर आप सबसे स्मार्ट है तो आप मैथ्स लेते हैं, अगर आपसे मैथ्स नहीं संभलता है तो आप बायोलॉजी लेते हैं, और जब आपसे इन दोनों से नहीं संभल रहा है तो फिर आप कॉमर्स इसमें कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द परसेप्शन, राइट। तो जब हम 10th किए तो हमको बाहर भेज दिए अब मेरे पेरेंट्स यहाँ से कि जाओ पढ़ो बाहर में। और सो 12th में मेरा सब्जेक्ट जो था, बिकॉज आई वाज डिसेंट एट एकेडमिक्स, तो 12th में जो मेरा सब्जेक्ट था वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। सो हम जब गए थे तो हम सोचे थे कि हम आईआईटी और एम्स दोनों साथ निकालेंगे और दोनों लाके निकालेंगे, और ये लो एम्स भी निकल गया, आईआईटी, अब बताओ जाना कहाँ है। पर ना तो आईआईटी का कोई सीन बना और एम्स तो बहुत दूर का सीन, ठीक है। सो उस वक्त जाना, तो फिर क्या करते वाला केस था। तब कुछ लोगों ने बताया कि लॉ इज इट्स अ गुड चॉइस एंड ऑल। तो दिस सिलेक्शन ऑफ करियर वाज बेसिकली बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर करके आप सोचते हैं कि लास्ट में आपको क्या करना है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर आपको तुमको किए, फिर उस वक्त बताया किसी ने कि एक नेशनल लॉ स्कूल का कॉन्सेप्ट है जिसका कोई एग्जामिनेशन का नाम था। नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में है, 4-5 जगह नेशनल लॉ स्कूल्स होते हैं। तो उस वक्त बताते थे कि जैसे आईआईटी होता है ना, आईआईटी इंजीनियरिंग का होता है, वैसे ही लॉ का जो आईआईटी है उसको नेशनल लॉ स्कूल है। दिस इज द टर्मिनोलॉजी यू सी हियर। आप ऐसे ही लोगों से मिलेंगे, ये है कि जो जैसे आईआईटी है, मेडिकल है, तो सबसे जो अच्छे कॉलेजेस है लॉ के उसको नेशनल लॉ स्कूल बोलते हैं। तो फिर पता चला जाना है, फिर दिए एग्जाम, एक में हो गया तो फिर चले गए। तो जब लॉ करने गए वहाँ पर, तुमने लॉ कहाँ से किया था? मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे फिर लॉ करने गए तो मतलब इट टुक सम टाइम टू कन्विंस माय पेरेंट्स। मतलब दे वर नॉट एट ऑल रेडी कि मतलब लॉ में चले जाओ। और यहाँ पे वकील को वकील बोलता है लोग, तो मतलब होता है ना वो टर्मिनोलॉजी मेरे पेरेंट्स को वो हजम नहीं पा रहे कि मतलब होता है। बोथ माय पेरेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड तब तो वो लोग सर्विस में थे और ठीक ठाक रैंक पे थे, तो वो ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो निशांत, ये बात सही है, 2004 में ना ये डॉक्टर, इंजीनियर, इस करियर को ही प्रायोरिटी माना जाता था। बाकी सब पेरेंट्स के लिए भी लगता था कि तुम्हारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया शायद।
आपका माना था कि आप जब हम लॉ करने के लिए आए तो मुझे याद है मेरे नाना जी बोले, हमको लगा था तुम कुछ अच्छा करोगे। हाँ। समझ रहे हो ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें कि कुछ लोग बोला ठीक है लॉ तो कर लोगे पर खाने पीने के लिए क्या करोगे, तो वो लोग मानते कि लॉ कर रहे हो तो ठीक है बट समथिंग एल्स हैज टू बी डन, राइट। तो ये तुमको बड़ा खतरनाक परसेप्शन था। उसके बीच में लॉ करना बहुत मुश्किल काम था, मतलब आपको पूरा सोसाइटी जो है ना आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि क्या कर रहे हो, बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ, वाई लॉ। लेकिन हम बहुत क्लियर हो गए थे, ये हमको मतलब चूंकि कुछ फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, तो वो लोग दे वर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, तो हमको समझ में आ गया कि नहीं इट्स अ गुड करियर चॉइस। तो आई हैड टू टेक अ पोजीशन व्हिच वाज अगेंस्ट एवरीवन एंड पॉसिबली माय फादर अंडरस्टूड कि कुछ ना कुछ तो ये सेंस बात कर रहा है, एंड देन दे एग्री। वो लोग भी थोड़ा बहुत पता कि ये मेरे एक ब्रदर लॉयर हैं, तो उससे पता कि ये बोले नेशनल लॉ स्कूल बहुत अच्छा होता है, बहुत रेप्यूटेड होता है, वहाँ पे अगर हो गया है तो भेज दो। तो फिर हम गए, फिर वहाँ पे 5 साल पढ़े, उसके बाद से करियर। वो भी 5 साल का होता है, LLB फॉर 5 years। सो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ये है। देखिए क्या होता था पहले, लॉ करने के लिए आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं और फिर 3 साल का लॉ करते हैं। आज भी यहाँ पर आप जाएंगे तो आप पहले 3 साल ग्रेजुएशन करिए और यहाँ पे जो आप लोग का श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज है, यहाँ पे 3 साल लॉ करते हैं, 6 साल होता था। अब क्या इन्होंने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर दिया है, तो वो 6 का -1 5 साल हो गया है। तो अब 5 साल में तुम 12th के बाद अगर स्ट्रेट अवे घुस जाओ तो 5 साल में तुम लॉ करके निकल सकते हो। आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और लॉ वो BA LLB ऑनर्स का डिग्री देता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वो BA और LLB दोनों का डिग्री होता है। सो दैट इज जैसे हमारा MBBS होता है कि आफ्टर 12th हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन आल्सो एंड अ डॉक्टर की डिग्री। ये BA LLB ऑनर्स जो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, राइट। सो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। तो BA LLB ऑनर्स वो आपको BA और LLB दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन में वो ये देता है ना, क्योंकि BA का भी कुछ सब्जेक्ट्स होता है और LLB का भी सब्जेक्ट्स होता है। तो 5 साल में यू आर फिट टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। So that's how the career started and ठीक है, मतलब एक चीज और पूछना चाहती हूँ, तो जैसे LLB में एंटर करने के लिए which subject is necessary in 12th, which is compulsory subject? तो मैं बताता हूँ, LLB करने के लिए आपका 12th में साइंस भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है और ह्यूमैनिटीज भी हो सकता है, मतलब आर्ट्स भी हो सकता है। ओके। तो आप किसी भी स्ट्रीम से आए, आप यू कैन गो इन, आप लॉ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसलिए अभी बहुत लोग को देखे, इनफैक्ट हम लोग के बहुत सारे लोग हैं जो लोग नीट को छोड़ के आता है। हाँ। कि अभी मतलब कि नीट किए और या तो वो नहीं हो रहा है या फिर अभी जो रिसेंट नीट को बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा है चीजों को लेकर, तो बहुत लोग इरिटेट होके एजिटेट होके आ गया है कि ये हो क्या रहा है करके, राइट। सो ये एक करियर है जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो फिर आप कर सकते हैं, मतलब आप यू कैन गेट इनरोल्ड इन एनी ऑफ द। तो इसका एक एग्जाम होता है, मतलब आपको जो टॉप लॉ स्कूल है, नेशनल लॉ स्कूल बोलते हैं उसको, तो पहले तो हम लोग के वक्त तो अलग अलग एग्जाम होता था, पर अब उन्होंने सबको कंबाइन कर दिया है। ये कंबाइन कर दिया, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है और इन्होंने कर दिया, इसको क्लैट बोलते हैं, CLAT। ओके। तो आप अब क्लैट का एंट्रेंस लिखिए, इसके थ्रू आपको ये सारा लॉ स्कूल जो टॉप लॉ स्कूल है वो आपको, so that is CLAT and you are dealing with Super 30 of CLAT। हाँ, तो CLAT के गुरु हो तो ये जो नेशनल कॉलेज, नेशनल स्कूल, जो लॉ स्कूल से फिर ये Super 30 जो ऑफ क्लैट है, ये जर्नी कैसे हुआ? नहीं, तो नेशनल हम क्या हुआ कि जैसे आप 2011 में आई ग्रेजुएटेड, ठीक है। सो 2011 टू आई स्टार्टेड वर्किंग, बहुत सारा लॉ फर्म्स में हम काम करते थे। अगेन कॉन्सेप्ट आएगा लॉ फर्म का, कॉन्सेप्ट आया लॉ फर्म क्या होता है। मतलब देखो लॉ एज ए करियर क्यों शूट किया है ना, बताते हैं। पहले इंडिया में ना एक बड़ा गजब अजीब सा सिस्टम है कि लोग ना जैसे ही बच्चा जब कॉलेज से निकलता है ना, उस पूछता है मेरा पैकेज कितना है। उसके पेरेंट्स भी पूछते हैं इसका पैकेज कितना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब डरा हुआ है, इसका पैसा फीस देते देते बचपन से दे रहे हैं, अभी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो हर पेरेंट और हर मिडिल क्लास फैमिली का, खैर ये सच्चाई भी, क्या करिएगा। तो क्या आता है कि जैसे ही कॉलेज लाइफ का खत्म हो ना, 4th ईयर में आके इसको एक पैकेज मिल जाए। तो जो लोग हैं वो पैकेज कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। लॉ में पहले पैकेज कॉन्सेप्ट नहीं था कि मतलब आप जब निकलते हैं और आप बाहर आइए और अपना एक क्या करिए, दुकान खोल लीजिए, आप अपना एक चेम्बर बनाइए, आप अपना बोर्ड लगा लीजिए वहाँ पे। जैसे तुम लोग का मेडिकल में क्या होता है कि आप निकले और आकर के आप अपना एक जगह लिए और वहाँ पे आप अपना प्रैक्टिशनर हो रहे। अब
हम मेडिकल के टर्म से समझाते हैं, शायद लॉ फर्म का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या है उसमें, जैसे जब आप निकलते हैं मेडिकल स्कूल से तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप अपना प्रैक्टिस शुरू करिए या फिर आप एक मेदांता टाइप का हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो मेदांता टाइप के हॉस्पिटल ज्वाइन करने में क्या होता है कि आप जाते हैं एक हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, आपको वो हर महीने सैलरी देता है, आपको न पेशेंट लाने का चिंता है, आपको न तो किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम है, नहीं आपको कोई इक्विपमेंट लाना, नथिंग। आप जाते हैं, आपको हर महीने एक सैलरी मिलने लगता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, मेदांता का नाम बड़ा होता है, आपका भी नाम बनता है, बट वो स्लोली मूव करता है, वो इवेंचुअली धीरे धीरे आपका नाम एस्टैब्लिश होता है। लॉ फर्म्स का कॉन्सेप्ट वही है। लॉ फर्म्स क्या होता है, लॉ फर्म्स एक जगह होता है जहाँ पे 400-500 लॉयर्स एक साथ बैठते हैं, एक बिल्डिंग में बैठते हैं, और उस बिल्डिंग का एक नाम होता है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा जो लॉ फर्म है उसको अमरचंद मंगलदास बोलते हैं, लूथरा ट्रायल के बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं। तो ये एक ब्रांड होता है जिसके अंदर में सारे लॉयर्स काम करते हैं, राइट। तो इन ये इसमें मेदांता वाला ही सिस्टम है लॉ में कि आप जाइए, आप चले जाइए, वो आपको हर महीने सैलरी देने लगेगा, ना आपको क्लाइंट लाने का चिंता है, ना आपको कोई जगह लेना है, तो और ये आपको एक मोटा पैकेज दे देता है। और ये पैकेज बहुत अच्छा है, 24-25 लाख का पैकेज अभी स्टार्टिंग देता है। सो चूंकि विद हायर पैकेज जो यंगस्टर्स थे उनका फैसिनेशन आना शुरू हुआ कि नहीं ठीक है यहाँ पर भी, और पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट आया। पहले भी बच्चे ज्वाइन कर लेगा, पहले भी बच्चे बोलते होंगे, पर उनके पेरेंट्स भी बहुत प्रमोट नहीं करते होंगे कि ये अभी कितना साल और वकालत करता रहेगा, अभी इसका प्रैक्टिस जमने में 10 साल और लगेगा एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। बट जैसे ही वो ये आया, आपको पैकेज कॉन्सेप्ट आया, तो ये पेरेंट्स को भी बहुत सूट किया और बच्चों को भी बहुत सूट किया। तो ये एक ऑप्शन था, इसके कारण लॉ एज ए करियर बहुत शूट किया। तो हम भी ऐसे ही एक लॉ फर्म में काम करते थे और 1-2 दिन काम नहीं किए, 2011 से 2018 तक काम किए, 7 ईयर्स। जैसे सब काम करता है वैसे ही करते हैं, ऑन अ वेरी हाई सैलरी। और लेकिन मीनवाइल जब हम मतलब व्हाइल आई यूज्ड टू वर्क, हम अपने वीकेंड्स को पढ़ाते थे क्योंकि दैट ऑलवेज हैज बीन अ पैशन। तो क्लैट का प्रिपरेशन करते थे, मतलब होता है जितना भी ये जो एग्जाम हम पास किए थे वही चीज़ करते थे। फिर वो अपना जॉब तो चल ही रहा था, बट वो जो वीकेंड था मेरा, दैट स्टार्टेड ग्रोइंग। क्योंकि अगेन वही होता है ना, आप एक जगह इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर है, आप अकेले पढ़ा रहे हैं जहाँ पे आपका एक नाम बिल्ड हो रहा है, और सेकेंड आप एक लॉ फर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका ऑल द क्रेडिट, ऑल द थिंग्स व्हाट यू अर्न मोस्टली गोज टू योर एम्प्लॉयर। यही तो कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, राइट। तो ये तो अपने लेवल से ग्रो कर ही रहा था जो मेरा करियर लॉ फर्म वाला करियर है, बट दिस स्टार्टेड ग्रोइंग एब्रप्टली, राइट। मतलब मुझे लगता था कि मुझे फोन आता था, मुझे लगता था वो बोलेगा कि हाँ, मुझे लगता था कि बोलेगा कि मेरा ये मैटर लगा हुआ है, पर मोस्टली फोन आने लगा कि मेरा बच्चा को 12 करना है, 11 का है करना है। सो धीरे धीरे आई ऑल्सो स्टार्टेड सेंसिंग कि मतलब दिस इज ट्रीटिंग मी वेल। सेकेंड, एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है जब आप एक बच्चे का क्वालिफाई कर जाता है, वो एक बड़ा अजीब सा फीलिंग है। ना तो इसको कोई पे पैकेज रिप्लेस कर सकता है, ना कोई चेक रिप्लेस कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब वो जब आता है आपको पाँव छू के आशीर्वाद लेगा और वो उसका मम्मी पापा सब आपके सामने हाथ जोड़ के बोलेगा कि मतलब, और वो आपको इतना सारा वो ब्लेसिंग्स देगा ना, इतना ब्लेसिंग्स देगा, उसको लगता है कि करियर मेरा बच्चा का बना दिया। वो जो एक फीलिंग है ना, वो बड़ा अद्भुत फीलिंग है, इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। मतलब इनफैक्ट डॉक्टर में भी तुम लोग का कोई किसी का जान बचा, वो जब आ करके तुमको जब शुक्रिया करेगा ना, तुमको लगेगा कि वो जॉब सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं ना कि जिस काम के लिए, वो एक बड़ा अद्भुत फीलिंग है श्रुति। होता है, आई एम श्योर तुम लोग क्योंकि डॉक्टर्स हो तो तुम लोग ये बात को रिलेट कर पाओगे कि वो जब आके जब वो थैंक्स करता है तो तुमको लगता है कि होता ना सब कुछ ठीक है अपनी जगह। सिंपल सी बात है, यू हैव चेंज्ड हिज लाइफ। हम लोग लाइफ बचाते हैं तो भी लगता है कि वी हैव डन समथिंग, कंट्रीब्यूटेड टू हिज लाइफ एंड यू आर आल्सो डूइंग द सेम। करेक्ट, ये कंट्रीब्यूट किसी के लाइफ को आप बना सके, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड वो बड़ा हो गया। फिर आई स्टार्टेड टीचिंग, फिर और धीरे धीरे 2018 में आई टू का कॉल की बस हो गया, अब दोनों चीज, और दोनों मेरे से हैंडल भी नहीं हो रहा था। एंड आई टू का कॉल की नहीं, मतलब दिस इज व्हाट आई एंजॉय मोर।
अगला तो फिर जनरेशन दिल्ली में तुमने अपना कोचिंग क्लास स्टार्ट किया, निशांत क्लासेस 2018 में 18 में। निशांत प्रकाश लॉ क्लासेस के नाम से चलता है एंड इट गोज बाय माय नेम। हाँ। मतलब वहाँ पर एंड मतलब दिल्ली में बहुत, दिल्ली के अब तो क्या पूरे इंडिया में इट्स वेरी पॉपुलर। दिस ईयर टॉप 10 में से 5 बच्चे हमारे यहाँ से ही थे। सो इट्स वेरी पॉपुलर। हम लोग का जो पूरा ऑनलाइन एक चलता है उसमें पूरा इंडिया के बच्चे कनेक्ट करते हैं, द इंटायर कंट्री कनेक्ट। इनफैक्ट तो ये अमीरों का सुपर 30 नहीं है। नहीं अमीरों का सुपर 30 नहीं है, थोड़ा मतलब अब मैं क्या बोलूँ, चूंकि दिल्ली में हूँ और साउथ दिल्ली में हूँ, तो जिस तरह का जेंट्री है वो बहुत हाई प्रोफाइल है। मतलब जैसे जिस तरह के स्कूल के बच्चे आते हैं, जैसे डून स्कूल है, मेयो कॉलेज है, वेलेम्स है, धीरू भाई अंबानी स्कूल है, इस तरह के स्कूल्स के बच्चे ज़्यादा आते हैं। तो वो धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये ना आदमी तो ये सुपर 30 है, पर चूंकि इसके यहाँ इस तरह के स्कूल के बच्चे आते हैं तो कुछ मीडिया वालों ने अमीरों का सुपर 30 कर करके और वो लगा दिया। ये बताओ, जब तुमने इतने सारे स्कूल्स का नाम दिया है, वी आर ऑल्सो फ्रॉम मुजफ्फरपुर, हमारे बच्चे मुजफ्फरपुर के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो प्लस 2 करने के बाद जो बच्चे, कुछ बच्चे तो आते होंगे तुम्हारे पास बाकी स्कूल से और कुछ बच्चे आते हैं, मेजोरिटी आते हैं ये हाई नीड स्कूल से, तो इन बच्चों में क्या डिफरेंस फील होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछी श्रुति, बहुत अच्छा। मैं बताता हूँ क्या है। तो यहाँ का जो बच्चा लोग है ना, जितना हार्ड वर्क करने का कैपेसिटी इनके पास है कोई नहीं है। मतलब इनफैक्ट हम अपना वक्त जब याद करते हैं, हमको याद है हम लोग के एक सर थे, अरुण सर, मैथ्स पढ़ते थे हम उनसे जाके। वो आदमी हमको 4:30 बजे सवेरे बुलाता था। हम 4 बजे सवेरे साइकिल लेकर के ठंड में मफलर वफलर बांध करके और साइकिल से जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। 4:30 और हम पहुंचते तो सब कोई पहले से पहुंचा होता था वहाँ पे। इस तरह का जो इस तरह का एटीट्यूड जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के बच्चों में हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ के बच्चे, मुजफ्फरपुर बिहार के बच्चों में हो सकता है, मतलब इंटायर बिहार आई एम टॉकिंग अबाउट। ये अप्रोच वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे ठीक है पढ़ाई है, बट दे डू इट इन देयर कंफर्ट जोन में। ठीक है, मतलब वो आएंगे अपने मस्ती से आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, ठीक है। और ये वो एक अलग टाइप का सिस्टम है। यहाँ का बच्चा लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, सबके अंदर में ना कुछ करने का लालसा है, और ये बहुत अनयूजुअल है। ठीक है, बहुत स्मार्ट भी है यहाँ का बच्चा लोग। अब हम बताते हैं गड़बड़ी कहाँ होता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो बिहार के बच्चा लोग में है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इंडिया में जब हम कंट्री को इवेलुएट करते हैं, देश का दुर्भाग्य ही बोलो कि यहाँ पर अगर तुमको हिंदी नहीं आया तो चलेगा, पर अगर इंग्लिश नहीं आएगा ना तो तुमको दिक्कत होगा। समझिए ना, अगर तुमको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आ जाए ना, तुम्हारा रोजी रोटी कुछ नहीं हो तो तुम कॉल सेंटर में काम कर लोगे, राइट। सो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में भी। मतलब तुम कहीं पे भी जाओगे, क्लाइंट्स लाना है तो सब चीज में तुमको जाकर के यूजुअली लोग स्मार्टनेस को इंग्लिश स्पीकिंग से जोड़ लेता है, जो जिसका कोई हमको समझ में आता नहीं है इसका क्या रिलेशन है, बट दिस इज द ट्रूथ, राइट। और जो हमको अगले 15 साल में बदलता हुआ दिखता नहीं है, तो मतलब इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो। आपको क्रांति लाना है तो बात अलग है, देन यू हैव अ डिफरेंट रोल, बट अगर आपको फ्लो के साथ जाना है तो हमको लगता है कि लैंग्वेज पे आपको काम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना, ये कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेरा जो टेक है, हम जब देखते हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं बिहार के, आते हैं जो हिंदी स्पीकिंग बेटे, स्पेशली बिहार और झारखंड। वो लोग का हम देखते हैं कि वो लोग जब आता है, मतलब एक क्लास में अगर 30 बच्चों का क्लास है तो उसमें 6 को जो होगा बच्चा बिहार का होता है। वो 6 जो है पहले आता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होता है, वो बोल रहा होता है। फिर हम 15 दिन के बाद देखते हैं कि ये सब एक जगह सिमट जाते हैं, ठीक है। ये और पहले दिन ये सब बोल रहे थे, 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद फिर ये लोग बोलना बंद कर देता है, क्योंकि इसके साथ वाले जो हैं ये सब जो है ना वो कन्वर्स करते हैं इंग्लिश में। अब ये लोग ऐसा नहीं कि उनको बोलने नहीं आता, पर वो फ्लुएंसी कहाँ से लाएगा? वो फ्लुएंसी नहीं लाएगा, और वहाँ लोग जज करता है एक दूसरे को, अच्छा मतलब ये धीरे धीरे बोल रहा है तो मतलब ये बिहार का है, या फिर ये ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, वो घबरा जाता है। फिर हम उन लोग को बोलते हैं क्लास में कि तुम लोग क्यों डरते हो, तुमको जब पढ़ाने वाला ही बिहारी है, तुम जिनको कैटेगराइज कर लियो कि ये सब यहाँ वाले बच्चे हैं, तो जब तुम इनको पढ़ाने वाला खुद मुजफ्फरपुर का पढ़ा हुआ है, शांति निकेतन से हम स्कूलिंग की है,
तो जब ये सारे लोग, तो तुम लोग किस चीज को लेकर के घबरा रहे हो, right? लेकिन कॉन्फिडेंस जबरदस्ती डाला भी तो नहीं जा नहीं सकता है, वो डाला, ये- इंफीरियरिटी फील आ रही है तो वो आएगी। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ, और क्या है ऐसा, क्या है मतलब क्यों नहीं आप सीख सकते? हमको लगता है देखिए क्या होता है वहाँ पर जो हम देखें कि देखिए हम लोग क्या है कि जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो पहले हम सोचते हिंदी में, फिर उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर हम बोलते हैं। वहाँ पर मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो सोचते ही इंग्लिश में है, राइट? तो आप जिस लैंग्वेज, अभी जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, हम जो सोच रहे हैं हम डायरेक्टली बोल, हम इनफैक्ट मेरे सोचने और बोलने में फ्रैक्शंस टू फ्रैक्शंस का सेकंड का फर्क है। डेफिनेटली। वो लोग जब इंग्लिश में बोलता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो मेरा पहले ट्रांसलेशन जाएगा दिमाग में, फिर हम आपको बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो स्पीड लो होगा, हाँ। उसमें एक्यूरेसी भी प्रॉब्लम है। जब हम अपना कंटेंट बोल रहे हैं तो मेरा आधा दिमाग तो मेरा ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने में लगा रहता है, तो हम मेरा एक्सप्रेशन ऑब्वियसली जो हम बोलना चाहते हैं हम नहीं बोल पाएंगे, राइट? ये वहाँ को बच्चों में नहीं है। वहाँ के मतलब जैसे उनके पेरेंट्स भी आते हैं तो इन सबको हम बैठते देखते हैं, बात करते हैं, ये लोग आपस में भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके स्कूल्स का है, राइट? मतलब स्कूल्स का वहाँ पे वहाँ के स्कूल्स और यहाँ के स्कूल्स में यही फ़र्क है कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो आपका लैंग्वेज अच्छा बना देता है। और देखो लैंग्वेज अच्छा बनाने के लिए ना स्कूल को बहुत कुछ करना नहीं, स्कूल को एक माहौल देना है, माहौल देना, जो कि हमारे डीएवी शांति निकेतन इन सब में लैकिंग है। ये है यहाँ पर तुम अगर इंग्लिश बोल, अब हमको नहीं पता, हम प्रेजेंट को नाम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं, अभी हमको नहीं पता है क्या स्टेटस है, बट हम लोग की तरफ अगर हम इंग्लिश में अगर हम जब 12th 10th 12th में थे अगर हम इंग्लिश में बोलने लगते तो हम मुझसे कोई बात ही नहीं करता, या बोलता है ये अंग्रेज है, ये ओवर स्मार्ट बोल रहा है, स्मार्ट दिखा रहा है अपने दिखा रहा है। तो वो जो एटीट्यूड है ना, तो आपको ग्रूम ही नहीं होने दिया ना। आपने जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश की तो आपको समाज ने ही दबा दिया कि ये तो ओवर स्मार्ट बन गया। ये सब हम लोगों का प्रॉब्लम है, ये मतलब ये पूरा का पूरा अब हमको नहीं पता अभी लोग बोलता है कि नहीं बोलता है। सिचुएशन बहुत चेंज नहीं हुई है निशांत, इट्स सिमिलर। ये अपने क्लास में भी ये हम लोग का कुछ बिहारी टच है क्या तुम्हारे क्लास में? मेरे क्लास में तो बहुत कम, तो मतलब एकदम हम मैं शब्द हम मेरे जबान पे अभी भी नहीं चढ़ा है। लोग तुम देखो कि जब बिहार से लोग जाता है सबसे पहले वो इतना फैसिनेट हो जाता है, सबसे पहले हमसे मैं पे आता है, और फिर वो इतना वो खराब लिंगुअल हो जाता है ना कि वो क्या हो जाता है, वो मैं को कभी हम बोलेगा कि वो हम जाऊंगा हम खाऊंगा हो जाता है। वो बेसिकली क्या आपने इधर के रहते हैं, हम लोग का क्या है कि हम तो क्लास में मैं और क्लास में नहीं, हम अपने घर में नहीं, मेरा बच्चा भी हम बोलता है। सो हम ये चीज़ एकदम लाइफ में कुछ चीज़ों को इंश्योर किए हुए हैं कि नहीं तो नहीं। और पहला इंट्रोडक्शन आई गेव इन क्लास, आई ऑलवेज से आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, कि अगर तुम होता ना इस तरह तुम सोच रहे हो कि हम मजाक बना लेंगे कि तुम, क्योंकि देखो ये लोग नॉर्मल स्कूल्स के बच्चे नहीं हैं, तो एक्चुअली में कोई कुछ है, कोई मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के बच्चे हैं, चीफ मिनिस्टर का बच्चा सब है, तुमको यूनियन मिनिस्टर के बच्चे। इनका लाइफ देखने का तरीका अलग होता है, इनको दिखता है कि हर आदमी जो है ना उसके घर पे ऐसा हाथ जोड़ के आ रहा है। सो इन लोगों के साथ में तुमको अगर अपने आपको अपना रेस्पेक्ट कमांड करना है ना, को रखना है, हाँ, और रेस्पेक्ट कमांड करना, देन यू हैव टू बी वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट, राइट? सो दैट मीन्स ये हमको समझ में आ गया कि इनके साथ कनेक्ट कैसे किया है। तो इनके साथ कनेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि तो बहुत कैसा हम इंग्लिश बोल लेंगे, मैं जैसे बिहार में बेसिकली हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है, द लैंग्वेज इज व्हाट वी आर लैकिंग। यस, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये मैं कनेक्ट इसलिए भी कर पा रहा हूँ, अभी चेतन भगत की जो एक नॉवेल आई है 11 वेज ऑफ लाइफ या 11 लेसन्स, हाँ 11 लेसन्स ऑफ लाइफ, सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट चैप्टर एलोकेट किया है कि यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत नहीं, आपको अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, आपको फ्लुएंसी आनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग हैबिट्स है, ऐसा नहीं। रीडिंग हैबिट अगर इनकलकेट करवा देना पेरेंट्स, हम बता रहे हैं अच्छा नॉवेल्स पढ़वाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का आ जाएगा। अच्छा नॉवेल्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस टाइप का जो न्यूज़पेपर्स है उसका एक एडिटोरियल पेज होता है, वो एडिटोरियल पेज को पढ़वाओ, वो उसका जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड्स होता है ना, अगर आप वो पढ़ते हैं, और अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई घर पे एक्सेसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में कुछ क्रांति आ रहा है, ये सब चीज़ यहाँ किया जा सकता है, ठीक है? ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट की लैंग्वेज आपका अच्छा नहीं है उसके कारण आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, इसका कोई मतलब तो है नहीं। निशांत, लॉ में क्या हायरार्की होती है? मतलब जैसे
ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं? हम लोग जैसे एमबीबीएस हो गए, फिर स्पेशलाइज MS है, सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो ऐसे में लॉ में क्या होता है कि 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो तुम LLB डिग्री ले लिए, उसके 5-6 करियर ऑप्शन खुलता है, ठीक है। एक तो तुम हार्डकोर वकालत करो काउंटर खोल करके, सेकंड लॉ फर्म चले जाओ सैलरी बेस पर, थर्ड तुम जुडिशियरी पे ले चले जाओ। जुडिशियरी जो होता है, जजेस देखती हो ना, हाँ। तो यहाँ पे भी ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सो जजेस बनने का 2 तरीका होता है, इनफैक्ट 3 तरीका होता है। पहला होता है कि तुम जब कॉलेज के बाद जब लॉ स्कूल खत्म हो जाए तो फिर हर स्टेट का अपना एक जुडिशरी का एग्जाम होता है जो सिर्फ लॉयर्स लिख सकते हैं, राइट। और उन्हीं में से सिलेक्शन होता है और वो जजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो जजेस होते हैं, मतलब ये लोअर जुडिशरी के जजेस होते हैं, जो तुम्हारे जिनके साथ जनरली लोग का इंटरेक्शन होता है। उसके बाद फिर ये लोग प्रमोट होते होते ये डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह बनते हैं। सेकंड होता है कि तुम प्रैक्टिस करते रहो, और तुम अगर बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हो हाई कोर्ट्स में 10-15-20 साल अगर प्रैक्टिस कर लियो, तो वो सीधे अच्छे लॉयर्स को वो लोग सीधे एलिवेट कर देता है हाई कोर्ट जज के, ठीक है। तो वहां पे तुम हाई कोर्ट के जज बन जाते हो। और तीसरा यही होता है सुप्रीम कोर्ट में भी, या तो तुम हाई कोर्ट में अच्छे हो तो तुम सुप्रीम कोर्ट पिक होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के तुम बहुत अच्छे लॉयर्स हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो 2-3 तरीका है जज बनने का। अब देखो जुडिशरी को जो लोअर जुडिशरी की बात करें, जो एंट्रेंस बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है, तुम देखो हमको लगता है, जैसे हम सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी में या तो लोग को या तो पैसा से आपको फैसिनेशन हो सकता है और नहीं तो पावर से हो सकता है, जो मेन 2 कंपोनेंट है। या तो पैसा आपको ड्राइव करता है, हर आदमी को एक चीज किक देता है, आपको रियलाइज करता है वो किक देता क्या, नहीं तो पावर देता। हमको लगता है बिहार में पावर का बहुत ज्यादा ये है, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से सिविल सर्विसेज इतना पॉपुलर है, हर बच्चा IAS IPS बनना चाहता है। इसका मतलब कि पावर क्रेविंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे, कि मेरे आगे 5 बॉडीगार्ड रहे, 10 बजे, और सोसाइटी के लिए हम कुछ कर सके। तो उसमें जुडिशरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब अपार्ट फ्रॉम द जस्टिस यू डू एंड ऑल गुड थिंग्स यू डू, आपका अपना भी जो पर्सनल क्रेविंग्स है ना पावर का, वो हो जाता है। और इसका तुम समझो एंट्रेंस का क्या होता है। आप अगर IAS बनने जाइएगा तो ग्रेजुएशन वाले आएंगे, मेडिकल वाले आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, ग्रेजुएशन सब आएगा, लॉयर्स भी आएंगे, यहाँ पर सिर्फ लॉयर्स आएंगे। तो आपका एंट्री लेवल पे ही जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट 1/10 हो जाएगा डेफिनेटली। उसमें से आप एंट्रेंस, एंड नॉट एवरी लॉयर वांट्स टू बी अ जज। जिनको पैसा फैसिनेट करता है वो जज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप फिर सैलरी पे आ जाते हैं, तो फिर वो कुछ लोग होता है जिनको बहुत अच्छा है कि नहीं, आई नीड टू अर्न, कंपटीशन कम है, आप जुडिशरी में जा सकते हैं। कोई भी लॉयर है, इसका मतलब कि वो प्रमोट होते होते, इफ ही वांट्स टू, अगर वो मेहनत करे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे एलिवेट हो जाएंगे एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। और आपका एज फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपका एज कितना बाकी है, सीनियरिटी वाला काउंट होता है, कॉलेजियम सिस्टम है वहाँ पे, तो आप चीफ जस्टिस चले जाइएगा, राइट। क्यों नहीं जा सकते? सो दिस इज द हायरार्की। सो हायरार्की इज लोअर जुडिशरी, देन बहुत लंबा हायरार्की, बट हम तुमको बताते हैं क्या है। सो एक लोअर जुडिशियरी है, उसके बाद फिर यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, फिर हाई कोर्ट जजेस होते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जज होता है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज व्हाट द हायरार्की सिस्टम। दैट्स ग्रेट। तो ये बहुत अच्छा करियर सिस्टम है ना, लाइक अच्छा इसमें ये पूरे इसमें कोचिंग इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेडिकल जैसे हम लोग में लोग बोलते हैं कोचिंग करो, वो आपको फोकस ट्रेनिंग देंगे, तो क्या लॉ में भी कोचिंग इतना इम्पोर्टेंट है? बताते हैं क्या है कि कोचिंग कहाँ पे आता है पिक्चर में, ये इसमें समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स 1500 है, एग्जाम लिखने वाले 1,60,000 के आसपास है, ठीक है। सो ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि 1,60,000 में से 1500 का होना है, 1,58,500 का नहीं होना, राइट। अब पूरा 1,60,000 भी मेहनत करने लगेगा फिर भी सबका नहीं होना नहीं है। होगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ सीट्स कम होता है ना, फिर वो एक रिलेटिव गेम हो जाता है। आप करिएगा क्या, राइट। सब कोई को लगता है कि हम क्या कर ले कि हमको वो एक्स्ट्रा मार्क मिले। दैट्स वेयर द डिपेंडेंस ऑन कोचिंग कम्स। सेकंड, कोचिंग का क्या फायदा होता है कि वो आपके लाइफ में एक रूटीन डाल देता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और आप में और एक 11th 12th के बच्चे के मतलब मेंटल फ्रेम में फर्क होता है।
सो वहाँ पर कोचिंग का काम आता है। एंड थर्ड, ये बड़ा लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम है। ओके, तो निशांत आज बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने बताई कि एक स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटी ले रहा है या उसने साइंस लिया है, एनी सब्जेक्ट दे कैन चूज एंड लेटर दे कैन कम इन LLB एंड दे कैन, अगर वो अपने करियर को परस्यू करते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। तो ये हायरार्की सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तुमने 2500 बच्चों को क्लैट के थ्रू लॉ कॉलेजेस में डाला है, तो तुम्हारा क्या मैसेज है उनके लिए दैट ये करियर ऑप्शन कैसा है उनके लिए एंड व्हाट दे शुड थिंक, जो नहीं गए, जो सोच रहे हैं? नहीं, अच्छा है ये। देखो, ये करियर चॉइस मेरे हिसाब से, मतलब नॉट बिकॉज आई टीच फॉर लॉ, और मेरे ख्याल से ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको, ठीक है, इफ़ यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, आपको एकदम, क्यों नहीं, आप बिल्कुल बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। इनफैक्ट इंजीनियर, डॉक्टर और लॉ के अलावा भी बहुत अच्छा करियर है। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करिए, मैं इतना अच्छा ये करियर है, आपको बता सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लो, और भी मतलब BBA MBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है IIMs में, हमको नहीं पता, यहाँ पे लोगों को पता है कि नहीं, IP मैट करके एग्जाम होता है। ये सारा बहुत अच्छा चॉइसेस है, बट आपको ना चीज़ें एक्सप्लोर कर, सबसे पहले आपको एक वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि बहुत कुछ है डॉक्टर और इंजीनियर के बाद भी। मतलब इस माइंडसेट को सबसे पहले तो इस बाहर निकलिए, बिकॉज लोग सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा सोच रहा होता है कि अरे दुनिया बोलेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर है चाहे इंजीनियर, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक बार सुन तो लो कि उसका बच्चा क्या चाहता है। दूसरा है कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स इस देश को नहीं चला रहे हैं। तुम एक बार मुजफ्फरपुर शहर को चलो, क्या सिर्फ तुम लोग या इंजीनियर भी पूरे शहर को चला रहे हैं? कितने सारे दूसरे लोग हैं, राइट, जो कर रहा है, मतलब और बहुत अच्छा कर रहा है लोग, राइट। सो दैट मीन्स इस अपना दिमाग को खोलना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे ख्याल से ये करियर चॉइस बहुत अच्छा है। मतलब हर मामले में बताया, या तो तुमको पावर का क्रेविंग हो, चाहे पैसे का क्रेविंग हो, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करने का। इनफैक्ट ये सब चीज़ होती है, आप लॉयर बन के कितने लोग का मदद कर सकते हैं। कितना कुछ हम लोग के आसपास हो रहा है जो कि उल्टा सीधा हो रहा है। आपके पास इतना, यू नो द लॉ, नॉलेज और पावर आ जाएगा तो आप बहुत कुछ बदल, यू नो द लॉ, तुमको पता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। और एंड आपके पास एक ऑप्शन है, आप हर चीज के लिए कोर्ट जा सकते हैं। देखिए लॉयर का क्या होता है, उसका जो वर्क प्लेस, अगर कोर्ट से तुमको एक नोटिस आया तो ये क्या आ गया, टेंशन हो जाएगा बैठ के, क्या करेंगे। फिलहाल वो सीरीज देखा ना, मामला लीगल है, वो देख के मुझे लग रहा था, मतलब मेरे सबसे क्लोजली लॉयर्स के बारे में वही सीरीज में देख रहा था। तो इसमें तो नहीं, तो भाई अगर एक बार कोर्ट से आ जाए तो क्या है, लॉयर का वर्क प्लेस ही वही है जहां पे तुम एक दिन जाना नहीं चाहते, राइट, वो वही रहता है। तो उसके लिए कोई कोर्ट जाना कोई बड़ा बात नहीं, उसके लिए तो अच्छा है, उसको रोज जाके काम करना है। सो लॉ का परसेप्शन, ये मामला लीगल से, या फिर हम लोग एक और आया था जॉली LLB, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, और हम लोग के वक्त आया था जब हम लोग छोटे, दाग द फायर, उसमें अगर याद होगा वो चंद्रचूड़ सिंह था, वो बड़ा खतरनाक लॉयर था, ठीक है। मेरे को पहली बार वो उसको देख के बड़ा सही लगा था, ये तो सबको को छुड़वा देता है, राइट। तो ये छोटे छोटे, और हम लोग जैसे, हम लोग ये सब फैसिनेट कर रहा है। तो मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं, जो कि हम लोग तो दाग द फायर देखने वाला क्लास है, दाग द फायर देखते हैं, मामला लीगल देखते हैं, वहां पर आता है सब एक सीरीज आता है, अब तो क्या नेटफ्लिक्स हर जगह, उसका नाम है सूट्स। सो इंडिया में 80% जो बच्चा लॉ की तरफ जिसका रुझान आया है, वो सूट्स देख के आया है। वो सूट्स इतना, वो पूरा सूट्स को अगर आप देखोगे तो फिर वो बिल्कुल कॉर्पोरेट लॉ फर्म कैसे काम करता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो वो बड़ा पॉलिश्ड वे में है सब कुछ, उसमें जो दिखाता है इंस्पेक्टर एंड ऑल, वो एकदम वो लॉ का पॉलिश्ड पार्ट है। तो एक बार अगर कभी मौका मिले तो वो सूट्स देखना, बहुत मजेदार सीरीज है, और वो तुमको पिक्चर दे देगा कि मामला लीगल है, और जॉली LLB तक लॉ प्रोफेशन नहीं सीमित है, इसके आगे बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। सो मेरे ख्याल से इट्स अ वंडरफुल करियर, और अभी सही टाइम है घुसने का। देखो, हमको लगता है कि आपको ना कोई भी चीज़ में दुनिया में आपको एक चीज़ में बहुत अच्छे होना है, मतलब यू बिकम अ वेरी गुड कुक। मतलब होता है ना, आपके यहाँ आपको फिर कुछ सोचना ही नहीं है। आपके यहाँ ऐसा मुजफ्फर में कितने हम जाते हैं इधर खाने के लिए, एक दो जगह, ऐसा 1 घंटे रुकने के बाद
वक्त मिलता है। सो उसको सिर्फ और सिर्फ चिकन बनाने आता है और कुछ नहीं आता है, वो बना रहा है उससे, एंड ही इज डूइंग सो वेल फॉर हिमसेल्फ। आपको ना कोई एक चीज में बहुत अच्छे होना है, और वो चीज कुछ भी हो सकता है। यू कैन बी अ गुड शेफ, यू कैन बी अ गुड यूट्यूबर, you can be a good doctor, you can be a good engineer, you can be a good lawyer, you can be a good economist। आप एक चीज पकड़िए और उसमें अच्छे बन जाइए। तो हमको लगता है कि आप इससे कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है और हम जाके के आपको किसी पंजाब के किसी गांव में बैठे हुए हैं, नहीं, और मैथ अच्छा भी नहीं लगता है, पेरेंट्स चाह रहे हैं पेरेंट्स किसी तरीके से पढ़ के इंजीनियर बन जाए। तो ये इससे अच्छा है कि आप मतलब एक दूसरा करियर चॉइस को प्लान करें। और हम आपको बता सकते हैं एक मिथ और भी है, स्टूडेंट्स जो लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मगिंग अप है, सेक्शन ये वो बहुत याद करना पड़ेगा, तो इतना याद हमसे नहीं होगा। तो ऐसा है क्या कि सब कुछ याद रखना होता है? नहीं, अभी चीज़ें बहुत बदल रही हैं। देखिए, वही हम बताते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन और ख़राब इंस्टीट्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोगों के जब लॉ स्कूल में क्या होता है कि जो लॉ होता है वो आपको दे दिया जाता है। आपको सेक्शन 2J ऑफ IPC, सेक्शन 33 ऑफ क्रिमिनल कोड, ये आपको नहीं याद करना है, आपको दे दिया जाता है। आपको केस दिया जाता है जिसमें आप अप्लाई करते हैं। हाँ। आप रिसर्च करके आप अप्लाई करते हैं, आपको जैसा यूज आप, क्योंकि आप जब मतलब जब आप कोर्ट में आर्ग्यू भी करते हैं तो आपके पास तो बेयर एक्ट हम लोग बोलते हैं जिसमें सारा लॉ लिखा होता है, वो तो आपके पास ही होता है। तो अच्छे लॉ स्कूल में क्या होता है, आपको बेयर एक्ट दिया जाता है एग्जाम में ले जाने के लिए, आप उसको देखिए, लॉ देखिए और लॉ को अप्लाई करिए। जो ट्रेडिशनल लॉ स्कूल है, मतलब जो पुराने वाले कॉलेजेस हैं, उसमें अभी भी वो रटवा रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि अगर लॉ प्लान कर रहे हैं करना, तो एक अच्छी जगह से करना जरूरी है, सो दैट आपका ग्रूमिंग बेटर हो सके, रादर देन बिकॉज बिकमिंग लॉयर इज नो बिग डील, बट यस डूइंग फ्रॉम अ गुड प्लेस इज समथिंग व्हिच मैटर्स। तो ऐसा बहुत हमारा ये क्वेश्चन बीच में रह गया था निशान कि क्लैट की प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है, कितनी सीट्स है नेशनल कॉलेजेस ऑफ लॉ में और कितना कंपटीशन है इसमें? मतलब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इट्स अ कमिंग अप प्रोफेशन है, ठीक है। मतलब मेट्रो सिटीज़ ने तो इसको बहुत अच्छे से अपना लिया है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का टैबू चला गया। मतलब मेरे यहाँ कितने सारे स्कूल टॉपर्स हैं जो बाई चॉइस ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनको एलिमिनेट करें, और उनके पेरेंट्स भी उनको प्रमोट करते हैं कि तुमको जो ठीक लगता है। तो ये नहीं है कि तुम 99% वाले हो तो तुमको साइंस पढ़ना होगा, या फिर तो उनका मैथ्स भी बहुत अच्छा है बट उनको करना ही लॉ है, राइट। सो ये ह्यूमैनिटीज़ का टैबू चला गया है। मेरे ख्याल से सोसाइटी तब ग्रूम करेगी जब सबसे पहले जो बच्चे उनके पेरेंट्स का दिमाग से टैब हो जाए। 10th क्लास तक आपके पेरेंट्स आपके दिमाग में फीड करते हैं चीज़ों, राइट। उसके बाद ही धीरे धीरे बच्चा पर 12th के बाद या कॉलेज में जाके दिमाग खुलता है। सो सबसे पहले तो है कि उस चीज़ को करना ज़रूरी है कि आपको पूरा सेटअप बदले। एंड सेकेंड है कि लैंग्वेज पे थोड़ा, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। मैं ये पूछ रही थी कि क्लैट कितना टफ है, कितनी सीट्स अवेलेबल है इंडिया में? क्लैट में बेसिकली क्या है कि क्लैट में 1500-1600 के आसपास सीट्स है, और टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इज अराउंड 1,40,000। ओके। सो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें सो इट्स क्वाइट लो। मतलब रेशियो कैलकुलेट करने से वही 100:1 के आसपास का आता है। तो दैट मीन्स तो मतलब तो वो हो जाता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड सेकंड इज द बेस्ट लॉ स्कूल इज इन नेशनल बैंगलोर, उसको हम लोग नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर बोलते हैं। उसके बाद हैदराबाद में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, जोधपुर में है, भोपाल में। तो ये सारे मतलब एक ही लेवल में आते हैं। बस ये IIT का जो पूरा सिस्टम है, जैसे IIT JEE का एग्जाम होता है, सारे IITs मिलते हैं, वैसे ही क्लैट का एग्जाम होता है, उसके सारे नेशनल स्कूल मिलते हैं। उसके अलावा प्राइवेट भी है, उसके अलावा प्राइवेट भी है, सिम्बायोसिस है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, वो डिफरेंट है। जो क्लैट नहीं कर पाते, नेशनल में नहीं जा पाते, दे कैन गो टू डिफरेंट बहुत सारा जगह। और जरूरी नहीं है कि आप नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ेंगे तभी अच्छे लॉयर बनेंगे। मतलब अंतिम में तो प्रोफेशन में थोड़ी ना एम्स के डॉक्टर अच्छे होते हैं, बाकी जगह के अच्छे नहीं होते। इट्स नॉट दैट। एक वक्त के बाद तो वो प्रोफेशन आपको कैसे, आप कितना ग्रूम कर पाए अपने आप को, इट्स ऑल अबाउट दैट। बट येस, आप जब 12th के बाद होते हैं, देन यू ऑलवेज वांट कि इफ गिवन अ चॉइस, तो ऑब्वियसली रसमलाई भी है, रसमाधुरी भी है, तो हम तो रसमाधुरी खाएंगे, राइट। होता है। सो दिस इज व्हाट। तो जो नेशनल कॉलेज में जाते हैं उनका एजुकेशन फंडिंग क्या है? वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है या इट्स अ प्राइवेट? नहीं, इट्स प्राइवेट। दिस ऑल स्टेट लेजिस्लेशन का कॉलेज। इसका क्रिएशन जो होता है वो
सरकार बैठती है, वोटिंग होता है एंड एक लेजिस्लेशन बनता है और नेशनल लॉ स्कूल में बनता है। ये कितने नहीं महंगे होते हैं। हाँ, ये एक बहुत एक्सपेंसिव, तो अब एक्सपेंसिव तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, बट इनका जो फी स्ट्रक्चर होता है वो 3.5 लाख पर एनम के आसपास होता है, which is like any other। फेयर है ना, मतलब मैं इसको अगर मेडिकल एजुकेशन से करूं बहुत सस्ता है तो गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं है, इतना ही है, 3 लाख रुपए लग जाएगा, और आप तो उतने भी नहीं लगते। और आपके मेडिकल 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मतलब यहाँ कितना ज्यादा भीड़ हो गया है। और कोई भी प्रोफेशन में हमको लगता है आपको तब घुसना चाहिए जब वहाँ पे जगह हो। हाँ। अभी लॉ एज ए प्रोफेशन में जगह है, ठीक है। और देखिए आज से 8-9 साल के बाद इस प्रोफेशन के बाद भगवान ही मालिक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जनसंख्या इतना है ना, हाँ। कि क्या है, अभी धीरे धीरे अब मेरे को, मैं जिस भी पार्टी में जाता हूँ मेरे पास 10 लोग आ जाता है, क्योंकि सबको पता है कि लॉ वाला है, राइट। तो अब पुराने हैं तो कम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग भी कम हैं, मतलब होता है ना, बहुत कम लोग हैं जो आपको पढ़ा रहा है, और अचानक से बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। तो अब धीरे धीरे जो ये पूरा, अब क्या हो रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जनरली मेरा जो ट्रेंड है, पहले कोई भी करियर मेट्रो सिटीज में फेमस होता है, फिर वो स्टेट कैपिटल में फेमस होता है, फिर उसके बाद वो अंतिम में आता है हमारे स्टेट में, अंतिम में आता है बिहार में, और उसके बाद जब यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आ जाता है, फिर वहाँ इतने लोग बन जाते हैं कि फिर होता है ना वो करियर का ही जय श्री राम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ फिर करने लगता है, मतलब आपको। सो दैट मीन्स अभी ये वो वक्त है कि जहाँ पे जगह है, आप आके घुस जाइए। और जब तक इसमें ओवर क्राउडिंग होगा, मतलब आज से 8 साल 10 साल के बाद होगा, आप अपना जगह पकड़ के बैठ जाएंगे, आप अपना जगह। मैं बहुत सारे ना सीईओ से मिलता हूँ वहाँ पे दिल्ली में, वो लोग बोलते हैं हम लोग सारे फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। मतलब ये लोग 500, 700, 1000 करोड़ का आदमी लोग है, ये लोग बोलता है कि हम लोग सब यूपीएससी का एग्जाम देते थे, मेरा नहीं हुआ। तो हम लोग ना उस वक्त 1991-92 के पास एमबीए कर लिए, एमबीए किए, और 1992 के आसपास ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, तो सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, ना बाहर वाले कंपनीज को समझ में आता था कि इंडिया में क्या करना है, और ना इनको पता था कि बाहर वालों को एंटरटेन कैसे करना है। तो ये लोग स्मार्ट क्लास था, ये लोग एमबीए किया था, ये लोग यूज किया उस पूरे सिस्टम को, एंड दे डिड वेरी वेल फॉर देमसेल्फ। सब बड़ा बड़ा कंपनी का सीईओ, तो दे वर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। मतलब वो फेल्ड यूपीएससी होना ऐसा नहीं डिवास्टेट हो गया, मतलब यूपीएससी नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, वो करके एमबीए किया, एंड 1000 करोड़ ठीक है होता ना, हमको तो अफसोस नहीं होता अगर हमको कि मेरा ये क्यों नहीं बने हम। एक बताओ, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद नीति आयोग, तो ये जो हम लोग फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में, शायद रिफॉर्मिंग लीगल एजुकेशन इन इंडिया, आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, तो वो लीगल एजुकेशन के बारे में भी हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे, और ये जो जनरल एजुकेशन है उससे भी तुम एसोसिएटेड हो इन सम स्टेट, तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम लोग को क्या पॉजिटिव चेंज लानी चाहिए? मतलब अभी एनईपी बहुत रिफॉर्मेटिव स्टेप है गवर्नमेंट का, बहुत रिफॉर्मेटिव स्टेप है, बहुत सारा डायरेक्शंस है। अब आई एम श्योर कि यहाँ पे भी फॉलो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो करना चाहिए, हमको आइडिया नहीं है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट एनईपी इज़ अ वेरी वेल क्राफ्टेड पॉलिसी। तो उसको फॉलो करिए, बच्चा का मेंटल ग्रोथ का जो एज होता है और आपको साथ जिसको कर रहे हैं उसको वो बैलेंस क्रिएट करना है। अदरवाइज क्या होता है ना, बहुत बार पेरेंट्स ज़्यादा हड़बड़ी में आते हैं, उनका बस चले तो उसको 10 साल के उम्र में ये मुजफ्फरपुर का डीएम बना के बिठा देगा, दे आर इन सो हरी। एनईपी सब कुछ बता देता है कि किस एज तक आप क्या करवा सकते हैं, उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। लीगल एजुकेशन, नीति आयोग का मेरा एसोसिएशन, आई एम डूइंग सजेस्टिंग देम कि लीगल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स करना है। तो लीगल एजुकेशन में भी बहुत सारा चेंजेस करने का ज़रूरत है, मतलब बहुत सारा कॉलेजेस में प्रॉब्लम है। आईआईटी जैसे आईआईटीज़ को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में रखते हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से, आईआईटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर में आती है, लीगल जो नेशनल स्कूल्स है वो नहीं आती है। नेशनल स्कूल्स के जो चांसलर होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो बहुत सारा कुछ चीज़ें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हो जाए। जो जनरल स्कूलिंग है, बहुत सारा स्कूल में क्या है, अभी हम बहुत, तो यहाँ पे तुम क्या ही बताएं, क्योंकि हमको अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि मुजफ्फरपुर के स्कूल्स में क्या होता है। जो हम बोलेंगे वो सब कुछ बाहर के हिसाब से होगा, बट इन प्लेसेस है, क्योंकि मेरा बेटा भी है, स्कूल जाता है, और हम गुवाहाटी में एक स्कूल है वांदिया इंटरनेशनल, स्कूल को हम उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हैं बहुत सारे। सो वहाँ पे तो वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एवरीथिंग, और
आई एम श्योर कि यहाँ पर विजन होना चाहिए लोग का, मतलब आपका डेफिनेटली चेंजेस आए हैं। मेरा बच्चा डीएवी बखरी में पढ़ता है, तो पहले के कंपेयर में एजुकेशन सिस्टम ऐसा लग रहा है जैसे जब उनकी बुक्स देख रही हूँ क्लास 1 2 की, तो इट हैज बिकम वेरी इजियर। जो पिक्चर वाले फॉर्म्स में ऐसा लगता है कि पढ़ाती नहीं। कभी कभी तो हम लोग भी ऐसा सकते हैं कि यार ये तो आता ही है इसको, ये अभी क्यों पढ़ा रहे, चलो कुछ आगे का वो। इसलिए क्योंकि तुम कंपैरेटिव इस पे चले जाते हो। क्या होता है, हम लोग अपने वक्त चले जाते हैं, ठीक है, कि हमारे वक्त तो ऐसा होता था, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, ये चूंकि तुम ये पॉइंट उठाई हो, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट बिकॉज मैं एक कमिटी का मेंबर भी हूँ, बट मुझे लगता है क्या होता है कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपको बताता है कि जैसे 10th तक कोई कंपटीशन नहीं, बच्चे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, 10th में खूब सारा मार्क्स दो तो ये नहीं कर, और अचानक से आप 12th में उसके साथ क्या करते हैं, आप 12th में उसको एक एंट्रेंस के लिए छोड़ देते हैं, कट थ्रोट कर दिया। अब समझिए क्या होता है आज के डेट में 12th के बाद हम लोग जब 7th में बच्चा पढ़ता है तो उसको 8th में जाना होता है, 8th के बाद 9th, 9th के बाद 10th, 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th, 12th के बाद उसको 13th में तो नहीं जाना है, 12th के बाद उसको एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा और फिर उसको एक कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। वो एंट्रेंस क्लियर करने के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम देना हो, वो मेडिकल दो, इंजीनियरिंग दो, कुछ भी दो, अब मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, 12th में आप परफॉर्म, आपको 12th में मान लीजिए 98% मार्क्स आ गए, अब बताइए उस 98% मार्क्स का आप करेंगे क्या? आपको उस 98% मार्क्स पे अब आपको स्कूल में 12th से 13th में तो नहीं जाना है, एक दिन यू विल बी हैप्पी, आप अपने सारे रिलेटिव्स को दिखाएंगे, एवरीवन विल क्लैप फॉर यू, अच्छा डिनर करेंगे, सब कुछ होगा, अगले दिन सवेरे उठेंगे 98% एक बार, और उसके बाद फिर आप सोचिएगा व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि क्या किया है यूनियन एचआरडी, अब 12th जैसे क्या होता था कि पहले लोग बोलते थे ठीक है हम ना हिंदू जाएंगे, डीयू जाएंगे, अब डीयू के लिए भी एक एंट्रेंस है, डीयू के लिए भी एक एंट्रेंस है जिसको सीयूईटी बोलते हैं। तो अब वो मार्क्स सिस्टम नहीं है ना, मार्क्स सिस्टम इज गॉन, क्योंकि 12th में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेडिंग जैसा ही हो गया है कि दे आर गेटिंग 98%। आप मतलब 98% ले आइए, कोई नहीं बोला, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीबॉडी प्राउड, बट फिर आप वो 12th के मार्क्स के साथ करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तो नहीं मिल रहा है, राइट। फिर सीयूईटी का एक एंट्रेंस है, अब सीयूईटी जैसे ही आता है तो पूरा एक इंडस्ट्री नया बन गया, सीयूईटी का तैयारी कर। अब क्या करिएगा, दिस इज हाउ इट इज, बच्चा भी क्या करेगा, उसका कोई गलती नहीं है, वो 12th में होता है, उसके ऊपर में प्रेशर डालते हैं भाई एंट्रेंस भी करो और 12th भी करो, पेरेंट्स तो सब चीज ज्यादा, उसको लगता है 12th में भी टॉप कर जाए और इधर भी IIT भी चला जाए, भी चला जाए, लेकिन वैसे कैसा करेगा, तो इसी के लिए ये थोड़ा सा मुझे डिस्क्रिपेंसी लगता है पूरे के पूरे सिस्टम में, बट आई एम श्योर होता है ना रेलेवेंट पीपल वुड बी थिंकिंग अबाउट इट कि इसका कुछ ना कुछ तो सब्सटीट्यूट आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो अलग ही सीयूईटी एक इंडस्ट्री हो गया है, यू विल फाइंड thousands of institutes CUT। निशांत एक सवाल और है, एक लास्ट निशांत प्रकाश क्लासेस ऑफ लॉ मुजफ्फरपुर में कब आएगा? हमारे बिहार को कब तुम्हारी टीचिंग फैसिलिटी का बेनिफिट मिलेगा? मतलब हम चाहते तो हैं, तो मुजफ्फरपुर मेरा शहर है और हमको ना मुजफ्फरपुर के M से लेके R तक सबसे प्यार है। तुमको मुजफ्फरपुर छोड़े 20 साल हो गए, तुमको क्या अच्छा लग रहा है मुजफ्फरपुर? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है। 20 साल में क्या बदल गया? मतलब हम शहर आते हैं तुम सोच नहीं सकते, मेरे को इतना अच्छा फीलिंग होता है, मतलब अभी हमको आए हुए 1.5 साल हुआ था, अभी 1.5 साल के बाद आया, पर तुमको ये शहर इतना प्यारा शहर है, मतलब बता हमको इसका एक एक जगह अच्छा, हर जगह से मेमोरीज है ना, मतलब फॉरगेट कि ये नहीं है, कोई बोलेगा रोड अच्छा नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, बट हम अभी यहाँ पे 8 ईयर से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब सुनने के लिए बहुत बेताब। अभी हम 3 मिनट यहाँ पे रेड लाइट पे रुके हैं, ये नहीं था पहले, मैं जिंदगी में रेड लाइट पे नहीं रुका हूँ, राइट। रेड लाइट का कॉन्सेप्ट मुजफ्फरपुर में आएगा, ये सोच के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रेड लाइट आ गया मेरे से। अभी मैं बहुत बार अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई मेरे शहर में ट्रैफिक लाइट है, वो बोलता है अरे इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। अगर ये बात जाके दिल्ली में बोलूं मेरे शहर में ट्रैफिक लाइट, तो बोलेगा ये कैसा बात, बोले बोलते ये कैसा बात करता है, तुम बता क्या बोले, तुमको नहीं समझ में आएगा कि वो कैसा इमोशन हो गया। हमको लगता है मेरे शहर में ट्रैफिक लाइट भी है तो बहुत बड़ा चीज है, राइट। तो मतलब वो तो इमोशंस के साथ आता है, वो शहर के साथ इमोशंस ज्यादा है, थोड़ा तो मतलब धूल वूल ज्यादा है शहर में, बट लोग बहुत हैं यहाँ पे, मतलब मुझे लगता है पूरे देश में, पूरे बिहार के ही लोग, मतलब देश में भी तो आओ, हमको लगता है मेरा 50% अपार्टमेंट इज ऑल फ्रॉम बिहार, यहाँ आते उतना ही आदमी है बाहर में और उतना ही बिहार के लोग मिलते हैं,
हम लोग कितने हैं, मुझे लगता है कि वी आर द, हमको तो लगता है यूपी से ज्यादा लोग हम लोग हैं। तो ये अच्छी बात है ना, जब हम लोग मेजोरिटी में हो जाएंगे तो लैंग्वेज बैरियर भी टूट जाएगा। हम पूरे इंग्लिश को लेकर के होता है, देन भोजपुरी वुड बी द, तब जो 5 इंग्लिश स्पीकिंग होंगे ना वो चुप हो जाएंगे। वो चुप हो जाएंगे। वो उतना नंबर्स आना चाहिए ना, वो आएगा अगर हमारा जो पूरा क्राउड है ना वो प्रॉस्पर कर जाए। अगर तुम्हारे इस शो को सारे 12th वाले स्टूडेंट्स देखेंगे, जो यूपीएससी से डरते हैं, जो मेडिकल से डरते हैं, जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, एंड देन दे विल ऑप्ट, और उसके बाद डेफिनेटली तुम्हारी क्लासेस में भर जाएंगे। नहीं बिल्कुल, मुजफ्फरपुर से कोई बच्चा है तो उससे खुशी का बात क्या हो सकता है। उसको तो हम, जब हमको मुजफ्फरपुर का या बिहार का भी बच्चा तक 10 लोग तो जरूर इंस्पायर हो जाएंगे नहीं, शो को देख के। हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं ना। हमको लगता है हम भी आए थे एक दिन ऐसे ही बाहर से आकर के बैठे थे कोना में, फिर दिल्ली का लोग को देखे, थोड़ा डर लगा, थोड़ा ये लगा। तो ये आप एक ऐसा बॉन्डिंग है ना, वो जाएगा नहीं। तो हमको इस शहर में बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब होता है हम तो, अगर इफ थिंग्स गो राइट तो मतलब डेफिनेटली मैं तो रिटायर यहीं से होऊंगा। इनफैक्ट उससे पहले मौका मिलेगा तो मुजफ्फरपुर इज समथिंग आई मिस इट एवरी डे। वी विल रियली फील कि ऐसा हो आने वाले अगले डिकेड में कि तुम्हारा क्लैक 30 पूरे बिहार के स्टूडेंट्स का हो और तुम मुजफ्फरपुर नहीं होगा में हो। बिहार तो हम बिल्कुल, पटना इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मतलब बहुत लोग बुला भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो पटना आएंगे। तो अगर पटना पहुंच गया तो मुजफ्फरपुर तो बगल में है। कोई बात नहीं, मुजफ्फरपुर वाले पटना तो डेफिनेटली जा सकते हैं। हाँ नहीं, पटना तक तो एकदम। निशांत, अपने कुछ हॉबीज के बारे में बताओ। इतना कुछ करते हो एजुकेशन सिस्टम के लिए, बच्चों के लिए, करियर के लिए, खुद के लिए क्या करते हाँ, हो? सब तो अभी तो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा वेट तो बढ़ ही गया, देख लिए होगे। बट मतलब आई ट्रैवल अ लॉट। मतलब बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो वो काम के पर्पस से या नहीं, काम के पर्पस से भी घूमते हैं। मतलब काम के पर्पस से ही मेरा हर जगह से, मतलब कीप इनवाइटिंग फॉर टॉक्स एंड ऑल, तो उसमें जाते हैं। बट फैमिली के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा बेटा है तो बहुत, हम अपना लाइफ को ऐसा रखें कि सो दैट आई कैन डू जस्टिस टू बोथ द साइड्स। तो फैमिली के साथ भी घूमते हैं, पेरेंट्स के साथ हमको अपना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी भी हम अपनी मेरे मम्मी पापा सब साथ ही रहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो हम लोग सब कोई वहीं पे अच्छा, वो भी हाँ, वहीं शिफ्ट वो लोग हो आते गए हैं। वो लोग का भी, लेकिन वो लोग भी आत्मा से यही रहता है। इनफैक्ट आत्मा से हम लोग तीनों यहीं रहते हैं। मेरी वाइफ मुजफ्फरपुर के नहीं है तो वो आत्मा से नहीं रहती यहाँ पे, वो ऑफिस का जहाँ गाँव रहता है। पर हम लोग तीनों का आत्मा यहीं पे बसता है। अभी भी हम लोग मुजफ्फरपुर लाइव सिटीज और ये सब चैनल ज्यादा देखते हैं देन वो, क्योंकि मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है, राइट, कि वो बिहार का जो लोकल होता है। तो सो दैट वेज आपको, मतलब हॉबीज में ट्रैवलिंग बहुत है। आई रीड अ लॉट, बहुत ज़्यादा, मतलब और रीडिंग हैबिट इज समथिंग आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इनकलकेट इन माई सन। आप नॉवेल्स पढ़िए ना, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ने लगता है, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, वो देखेगा होता है। तो मेरे घर पे ये कल्चर है कि हम लोग सब बहुत रीड करते हैं। मतलब आई, माई वाइफ, मेरा बच्चा तो उस लेवल पे नहीं है, बहुत छोटा है, 3 साल का है, वो क्या ही रीड करेगा। लेकिन हमको लगता है वो हम लोग, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं, मेरी वाइफ भी पढ़ाती है। सो उससे पूछोगे कि पापा कहाँ है तो बोले क्लास ले रहा है। अगर हम नहीं हैं आसपास, मम्मी कहाँ है तो क्लास ले रही है। तो बचपन से देख ही रहा है पूरा जो माहौल है वो पढ़ने वाला है। उसके अलावा उसको नहीं लगता है कि इस दुनिया में और कुछ होता है करके। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। निशांत, इट वाज रियली एन आई ओपनर। और मुझे लगता है कि जो बच्चे करियर काउंसलिंग चाहते हैं तो उनको मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग का एक सेशन तुमको जरूर लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं यहाँ पे हूँ ना, आई थिंक, मतलब आई एम इवैल्यूएटिंग कि इस बार मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू कपल ऑफ स्कूल्स एंड होता ना, आई वुड जनरली वांट टू स्पीक टू द किड्स हियर। मतलब आप अपने आप को समझते हैं ना कि आप वही हैं, जो उसी में से तो आप एक है जो निकल के आया है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर का कमी है, थोड़ा एक्सपोजर का कमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो आपको पता ही है, बट नेक्स्ट कौन सा गेस्ट चाहिए आपको, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक और बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि निशांत प्रकाश सर का एक करियर काउंसलिंग सेशन हो तो कमेंट अस, विल अरेंज।